जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब, एक बार बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और ये प्रैक्टिस सेट का 5वां या 6ठा प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट। और सुबह में आपको एक साथ साथ में सुबह में मैं आपको एक थ्योरी क्लास प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ताकि आपका थ्योरी भी मतलब यहाँ पर, ठीक है, थ्योरी क्लास भी आपका रिवीजन होता रहे और साथ साथ में और प्रैक्टिस भी आपका होता रहे, क्योंकि ये दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है, और साथ साथ में कुछ टॉपिक आपको टॉपिक वाइज कुछ प्रैक्टिस भी कराया गया है। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराया गया है, तो उसको आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल में जो भी मतलब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पर चैनल से संबंधित पीडीएफ यहाँ पर दिया जाता है। संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम से आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। और इसके साथ साथ में वीडियो को शेयर करना बहुत अनिवार्य है, कारण कि हम सोच रहे हैं कि ये जो 2 या 3 जनवरी है ना, जनवरी, ठीक है, तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि 10 के इसको प्लस कर दें। ठीक है, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट हमको चाहिए। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारा परिश्रम कर रहा हूँ और आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, पेपर की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा काम मैं संभाल लूँगा। आपका काम है केवल पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आज का हमारा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, एको रसः करुण एवं किस कवि से संबद्ध है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ये जो पंक्ति है संस्कृत साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। कहा कि इसका मतलब होता है कि एक ही रस होता है, वो भी करुण ही एकमात्र रस है करके बताया है। ये जो पंक्ति है ये यहाँ पर भवभूति के द्वारा कही गई है, और भवभूति की आपसे कई बार रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो रचनाएं 3 हैं, ध्यान रखिएगा। 3 रचनाएं क्या क्या हैं अगर उसको हम समझ लें तो सबसे पहले उत्तर रामचरितम बहुत फेमस है, उत्तर रामचरितम बहुत फेमस ग्रंथ है। इसी प्रकार से दूसरा है मालती माधवम, मालती माधवम ये एक प्रकरण ग्रंथ है। और साथ साथ में तीसरा है महावीर चरितम। ठीक है, महावीर चरितम, ध्यान रखिएगा। ये 3 ग्रंथ किसके हैं, भवभूति के हैं। और ये भवभूति की ही पंक्ति है, एको रसः करुण एव। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, भास की 13 रचनाएं हैं, और अश्वघोष की बात करें तो 3 रचनाएं हैं, सौंदरानंदम, बुद्ध चरितम और साथ साथ, ठीक है, बुद्ध चरितम और साथ साथ में एक है सारीपुत्र प्रकरणम। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकाय कृत्यति में बालकाय में कौन सा कारक है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ये जो बालकाय है इसमें कारक कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर संप्रदान कारक है। और ध्यान रखिएगा, कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम कहा गया है। कर्मणा यमभिप्रैति, यमभिप्रैति सह संप्रदानम, सह संप्रदानम, संप्रदानम अर्थात दान के कर्म से हम जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं उसको हम संप्रदान कहते हैं। ठीक है, जिसे जिसे हम फल प्रदान करते हैं उसको संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से क्रुद्ध धातु के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, करण में तृतीया विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ये कौन्तेय जो पद दिया है इसमें कौन सा प्रत्यय विद्यमान है। देखिएगा, कुंती शब्द से ढक प्रत्यय करने पर, ध्यान रखिएगा ये ढक प्रत्यय है, ठक नहीं है, ये ढ है लिखा गया, ध्यान रखिएगा। इसको मिटा दीजिएगा, ये ढक प्रत्यय है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर ढक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ढक के स्थान पर ही हम एय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एय का आदेश होता है, इस प्रकार से कौन्तेय शब्द बनता है। इसी प्रकार से वाराणसेय, वाराणसेय ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वाराणसी शब्द से ढक प्रत्यय करने पर वाराणसेय बनता है। इसी प्रकार से वैनतेय शब्द है, वैनतेय शब्द, इसमें भी ढक प्रत्यय। ये 3 शब्द विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं इस ढक प्रत्यय से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आइएगा। कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये PYQ से लिया गया सवाल है।
कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। तव्य अगर प्रत्यय का प्रयोग होता तो तव्य दिखता है, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। तव्यत्वी मतलब इन दोनों में भेद नहीं है, एक छोटा सा भेद है जो अभी आपके लेवल पे मतलब इतना जरूरी नहीं है। और अनियर प्रत्यय में भी अनियर दिखता, तो इसलिए ये भी यहाँ पर नहीं है। तो त्रिच यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, ध्यान रखिएगा। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हम कर्ता अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे दाता, दाता शब्द है, इसी प्रकार से दात्री शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। दात्री शब्द से ही यहाँ पर दाता शब्द बना है, तो इसमें त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपगंगम में कौन सा समास है, उपगंगम में कौन सा समास से आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम क्या हो जाएगा, उपगंगम। तो समीप अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव, ध्यान रखिएगा। ये तो उपगंगम में अव्ययी भाव समास है, लेकिन पंचगंगम अगर दिया रहे तो पंचगंगम, ध्यान रखिएगा, इसमें भी यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नदीभ्यश्च सूत्र कहता है कि नदीवाचक शब्दों का, ठीक है, नदीवाचक शब्दों का संख्यावाची शब्दों के साथ समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है करके विशेष नियम के कारण से यहाँ पर पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्त गोदावरम इत्यादि इसके उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन जो है भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी कहानी पर मतलब ये कथानक लिखी गई है। और किरातार्जुनीयम का आधार ग्रंथ क्या है, अगर आपसे सवाल पूछता है तो ये महाभारत के कथा पर आधारित है। तो और महाभारत किसकी रचना है, तो व्यास की रचना है, ध्यान रखिएगा, व्यास विरचिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। उत्तर रामचरितम कृति है, अभी आपको बताया कि भवभूति की कृति है उत्तर रामचरितम। दंडी की दशकुमार चरितम है, दशकुमार चरितम है, ध्यान रखिएगा। भास का स्वप्न वासव दत्तम बहुत फेमस है, स्वप्न वासव दत्तम बहुत फेमस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्री हर्ष का नैषधीय चरितम है, हर बार सवाल पूछता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ये पंक्ति यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। यणोन्तस्थः, यणोन्तस्थः, ध्यान रखिएगा, यणोन्तस्थः बोलते रहिएगा एक दो बार, अपने आप याद हो जाएगा ये पंक्ति। यानी जो यण वर्ण है, यण वर्ण के अंतर्गत य, व, र, ल, ये 4 वर्णों को समावेश करते हैं, तो इनको ही हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन कौन से हैं, उष्म व्यंजन की बात करें तो इसी प्रकार से शलः, उष्माणः, शलः, उष्माणः, ध्यान रखिएगा। यानी जो शल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो शल में कौन से वर्ण आते हैं, श, श, श और ह, है ना। तो कल आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया हूँ ये सारा चीज़, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैत्यारी में कौन सी संधि है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। दैत्यारी देखिएगा, दैत्य, धन, अरिहि, यानी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अ है और यहाँ अ है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के इसका आ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि। और स्वर संधि का भेद कौन सा हो जाएगा, तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को ही हम सवर्ण दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं और स्वर संधि को ही हम अच संधि के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नायकः का संधि विच्छेद होगा, निधन अक, नौधन अकः, नईधन अकः, नेधन अकः। तो यहाँ देखिएगा, एचो यवा यावः, एचो यवा यावः, ये जो सूत्र है ये अयादि संधि का विधान करता है। किस संधि का, अयादि संधि का विधान करता है। तो ऐसे में देखिएगा, नई है, नई के स्थान पर क्या हो जाएगा, न और आई है,
तो ऐ के स्थान पर आय होकर के यहाँ पर नायक शब्द बनता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बालक ही हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा, आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, बालक ही हस्यते, इसमें वाच्य परिवर्तन करने पर ये वाक्य जो है यहाँ पर भाव वाच्य में है, और ये जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो तृतीया बहुवचन का है तो ये प्रथमा बहुवचन में जाएगा। तो प्रथमा बहुवचन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा बालकाः, और जब कर्तृवाच्य करते हैं तो कर्ता के अनुसार क्रियापद चयन करना है, तो यहाँ पर हसती नहीं होगा और हसती भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बालकाः हसन्ति यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बालकाः हसन्ति है ना, बालक हंसते हैं, बहुत सारे बच्चे हंसते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का जो सफलता और विफलता का जो कार्य होता है, यह मूल्यांकन के द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया के मतलब तथ्यों को समझ पाते हैं कि बच्चों ने कितने चीज़ों को समझ पाए हैं। तो जैसे मैं रोज़ मतलब आपका मूल्यांकन करता हूँ ना, तो ऐसे ही मतलब हम जब शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कक्षा में जा कर के, तो इसका मतलब यही है कि आप मूल्यांकन प्रक्रिया से ही, मूल्यांकन जैसे परीक्षा लेना, मौखिक प्रश्न पूछना, ये सारे मूल्यांकन के अंश होते हैं, इसलिए आपका आंसर मूल्यांकन हो जाएगा। पाठन के 6 गुण बताए गए हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पाठन के 6 गुण अगर आपसे पूछ ले, चाहे पाठन के मतलब यानी निकृष्ट पाठन के यानी अधम पाठक के 6 गुण अगर आपसे पूछते, तो ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा, पाणिनीय शिक्षा में आया हुआ है, इसको नोट करिएगा। और धर्म के 10 लक्षण, अगर धर्म के 10 लक्षण कहाँ पूछे गए हैं, तो मनुस्मृति में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निरुक्त यास्क की रचना है, और अर्थशास्त्र की बात करें तो ये कौटिल्य की रचना है। ठीक है, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि पंचतंत्र में किस विधि का प्रयोग हुआ है, आपसे सवाल पूछ रहा है। सूत्र विधि का, कहानी कथन विधि का, भाषण विधि का, या फिर उपयुक्त सभी। तो पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है। ठीक है, पशु पक्षियों के मतलब कथा के माध्यम से नीति कथाएं देने का यहाँ पर काम किया है। पशु पक्षी को आधार बना करके नीति कथाएं यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और इसके कर्ता कौन हैं, तो यहाँ पर विष्णु शर्मा इसके कर्ता हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहानी कथन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कठिन मतलब जो कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रहता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास का सिद्धांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, ये एक पारंपरिक विधि की बात कर रहा है, पारंपरिक विधि की बात कर रहा है। तो पारंपरिक विधि में ये सभी विधियाँ तो आती हैं, लेकिन देखिएगा वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ से संबंधित जो विधि है वो पारायण विधि यहाँ पर हो जाएगा। बाद में जाकर के हम ग्रंथों का पारायण करने लगे और ग्रंथ भी हमको याद होने लगा। ठीक है, सूत्र विधि में किसी भी विषय को संक्षेप में हम बतलाते हैं, और वाद विवाद विधि में ठीक है विषय से संबंधित यहाँ पर क्या करते हैं, तत्व का, वास्तविक तत्व का बोध करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हरीश सेते में संधि किस सूत्र के अनुसार होगी, आपसे सवाल पूछ रहा है। हरीश सेते देखिएगा, सकार तवर्ग का यदि योग है ना, तो किसके साथ रहे, मूर्धन्य शकार और ठीक है चवर्ग के साथ रहे। ठीक है, ये तालव्य सकार और चवर्ग के साथ रहे, तो यहाँ पर इस सकार तवर्ग का परिवर्तन शकार और चवर्ग में ही होता है। और यहाँ पर हरीश सेते, अब यहाँ पर स को हम क्या कर देते हैं, ये तालव्य शकार कर देते हैं, तो इसलिए सूत्र कौन सा हो जाएगा, स्तोह स्टुनाश्चु। स्टुनाश्चु के द्वारा ष्टुत्व संधि का विधान करते हैं, इसके द्वारा हम ष्टुत्व संधि का विधान करते हैं, इसके द्वारा जस्तो संधि का इन दोनों सूत्र के द्वारा जस्तो संधि का विधान होता है। इसके द्वारा पदांत जस्तो का और इसके द्वारा अपदांत जस्तो के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में
बहुब्री समास में या द्वंद्व समास में या फिर अव्ययीभाव समास में। देखिएगा तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, बहुब्री समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा, और द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है, और अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से पूछता है, तो इसलिए उत्तर पदार्थ प्रधान पूछा है ना, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उस वह समास है। देखिएगा द्विगु समास में कहा कि संख्या पूर्वे द्विगु कहा जाता है। क्या? संख्या पूर्वे द्विगु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा संख्या पहले रहने पर द्विगु समास होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। विशेष्य विशेषण भाव संबंध होने पर कर्मधारय समास होता है। विशेष्य और विशेषण संबंध होने पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। उत्तर पद प्रधान होने पर तत्पुरुष समास। सभी पदों की प्रधानता कहाँ पर होती है? किस समास में? तो द्वंद्व समास में, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अक्षणाकाण में अक्षणाकाण यानी आँखों से काना है, इसमें अक्षणा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है। सहयुक्ते अप्रधाने, तो ये सह के योग में अप्रधान का क्या होता है? अप्रधान की यहाँ पर अप्रधान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करता है, ये जो सहयुक्ते अप्रधाने ये सूत्र। इसके बाद येनांग विकार, जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो, ध्यान रखिएगा उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये यहाँ पर येनांग विकार सूत्र कहता है। और अपवर्गे तृतीया ये सूत्र कहता है कि फल प्राप्ति में ध्यान रखिएगा फल प्राप्ति में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिएगा हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ये सूत्र बतलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अक्षणा में यहाँ पर क्या है? आँखों से काना है, इसमें देखिएगा यहाँ पर अंग विकार है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा। दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। तो यहाँ देखिएगा दा धातु का जो रूप होता है ददाति, दत्तः, ददति, ध्यान रखिएगा प्रथमा बहुवचन में ददति रूप बनता है, न कि ददंती, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 50 की संख्या का वाचक है 50। देखिएगा यहाँ पर 52 दिया है, तो इसको द्विपंचाशत कहा जाएगा। 25 है ना, तो यहाँ पर पंचविंशति ही कहा जाएगा, इसको पंचविंशति ही कहा जाएगा। 25 को 50 को हम 50 कहेंगे, ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे? 50 कहेंगे। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर देखिएगा 502 ये जो दिया है ना, तो यहाँ पर द्वयाधिका, इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा 502 को द्वयाधिका पंचशतम, क्या? द्वयाधिका पंचशतम, इसका मतलब 502। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जलनिधि पद का पर्याय शब्द है। जलनिधि, जल का मतलब पानी, निधि का मतलब होता है भंडार, है ना, या फिर मतलब निधि का मतलब होता है कि जो भरपूर रहे। तो जल का भरपूर कहाँ पर देखा जाता है? यानी जल की पर्याप्त मात्रा कहाँ देखी जाती है? तो समुद्र में देखी जाती है, इसलिए यहाँ पर समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो नदी शब्द दीर्घ इकारांत शब्द है। इसी प्रकार से पार्वती शब्द, द्रौपदी शब्द, इसी प्रकार से लेखनी शब्द। तो इन सभी शब्दों में अगर हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछता है, तो यहाँ पर
नद्याम बनेगा। इसी प्रकार से पार्वत्याम, द्रौपद्याम, लेखन्याम इत्यादि रूप बनेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, यानी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ देखिएगा, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बिना के योग में यहाँ पर द्वितीया, तृतीया और पंचमी का विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा रामस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है, तो किनेस, किनेस का मतलब की से किरात अर्जुनियम, ने से तात्पर्य नैषधीय चरितम, स से तात्पर्य शिशुपाल वधम। तो यहाँ पर रघुवंशम को हम इसमें नहीं रखते हैं, तो ये यहाँ पर लघुत्रयी के अंतर्गत समावेश किया जाता है, जो यहाँ पर रघुवंशम। और देखिएगा, अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे देखिएगा, राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? कहीं पता चल रहा है तुम लोग अपनी पत्नी तो, अपनी मेहरारू को तो नहीं ढूंढ रहे हो, ठीक है। देखिएगा, दिलीप की पत्नी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत फेमस प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर रख दिया है, पता चल रहा है तुम, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अज की पत्नी का नाम अगर पूछता है तो यहाँ पर इंदुमती है। ये अज इंदुमती जो स्वयंवर प्रसंग है ना, ये रघुवंशम का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कथानक है। और दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? सुदक्षिणा है, ध्यान रखिएगा। और नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, ठीक है, ठीक है। पता चल रहा है गांव का जो नारायण है उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी समझ लोगे, नारायण भगवान के पत्नी का नाम लक्ष्मी है, ठीक है ना, समझ गए बात को, ठीक। तो यहाँ पर सुदक्षिणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लता कुंजम गुंजन मदवली पुंजम चपलयन में अलंकार कौन सा है आपसे पूछ रहा है। ये पंक्ति में देखिएगा, जब आपको एक जैसे पद आवृत्त दिखाई पड़े, देखिएगा कुंजम में य आवृत्त है, यहाँ लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक है, गुंजन में य आवृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर पुंजम में य आवृत्त है, ठीक है, तो य की आवृत्ति हुआ है। इसी प्रकार से, ठीक है, न की आवृत्ति देखिएगा, द की आवृत्ति देखिएगा, ठीक है, और ल की आवृत्ति देखिएगा, त की आवृत्ति देखिएगा। तो जहाँ पर वर्णों का आवृत्ति हो तो उसको अनुप्रास कहा जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, क्या अनुप्रासः, वर्णों की साम्यता को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसमें विभक्ति कौन सी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो विभक्ति होगी वो यहाँ पर देखिएगा सप्तमी विभक्ति है, ठीक है ना, नदीषु में। तो देखिएगा यहाँ पर निर्धारण अर्थ हुआ है, यानी जब हम बहुत सारे समुदायों से किसी एक को श्रेष्ठ दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निर्धारण कहते हैं। तो यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र के द्वारा निर्धारण अर्थ में, इस निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसको नोट करिएगा। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर रखते हैं। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे अभी यूपी टेट और सुपर टेट का, यूपी टेट और सुपर टेट का ध्यान रखिएगा। सुपर टेट का थ्योरी क्लास जो है सुबह 6 और 7 के बीच में अपलोड की जाती है, उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो और कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, और पड़ोसियों का भी ध्यान रखें। कहीं पता चल रहा है सर्दी का मौसम है, कहीं है ना लुढ़क ना जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आप सबका।